हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस इन फिजिकल एकेडमी। आज हम आपको हिस्ट्री का एक लेक्चर लेके आए हैं और ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा पार्ट है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपको नीचे रेड बटन दिख रही है उसको प्रेस करें और उसके बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे कि आप हमारे सारे के सारे वीडियो लेक्चर बहुत आसानी से अपनी स्क्रीन पे ही देख पाएंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो पिछले जो वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 2 सल्तनतें कवर कराई हैं, अब मैं आपको बाकी की 3 सल्तनत कवर कराने वाला हूं। तो आइए चलते हैं हमारी डिजिटल क्लास पे और देखते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो समय है 1206 से 1526 तक रहा है। ये तो आपको हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गुलाम वंश और खिलजी वंश 1320 तक का इतिहास पढ़ा के रखा है। अब हम आते हैं अपने तीसरे राजवंश पे। पहले हम देखते हैं कितने राजवंश है। तो तुगलक वंश है, इसके बाद सैयद है और लोधी, ये 3 राजवंश और हैं। तो अब तीसरा जो राजवंश है हमारा तुगलक राजवंश, जो कि 1320 से लेके 1413 तक चलता है, जिसमें 9 शासक हुए हैं। अगर तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश के जो संस्थापक है गियासुद्दीन तुगलक शाह इनका नाम है। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम। 1320 से 1325 तक इनका शासन चला है गियासुद्दीन तुगलक का। तुगलकाबाद करके एक जगह रहती है जो दिल्ली के पास में है, उसने अपनी राजधानी, तो इनकी हालांकि दिल्ली थी, लेकिन उसकी इन्होंने नींव रखवाई और एक शहर बनवाया था तुगलकाबाद। अगर हम बात करें दूसरे शासक की तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है गियासुद्दीन तुगलक के ही पुत्र रहते हैं। इनका जो शासनकाल है 1325 से 1351 तक चला है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि तुगलक वंश के जो संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक हैं, इनकी मोहम्मद बिन तुगलक ने हत्या करवाई है। एक लकड़ी का महल बनवाते हैं ये, और जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल जीत के वापस दिल्ली की तरफ आ रहे होते हैं तो उनके स्वागत में रास्ते में ही एक महल बनवाया जाता है और वहां हाथियों का प्रदर्शन होता है और हाथी के धक्के लगने से वो महल ढह जाता है और गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो हालांकि इतिहासकारों का मत अलग अलग है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये एक महत्वाकांक्षी शासक है और अपने ही पिता की हत्या करवा के ये गद्दी पे बैठे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, क्योंकि सबसे बड़ी जो सल्तनत है वो मोहम्मद बिन तुगलक की ही है। ठीक है, पूरे भारत पे लगभग इनका कब्जा हो जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक ने कई नीतियां ऐसी अपनाई जो कि जनता के तो पक्ष में थी, लेकिन वो फायदा इन्हें नहीं दे पाई। कैसे? जैसे इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां ये अपनी राजधानी स्थानांतरित कर देते हैं और आदेश देते हैं कि पूरी की पूरी जनता दौलताबाद जाएगी। लेकिन बाद में जब देखते हैं कि दौलताबाद में पानी की कमी है तो फिर से वापस से दौलताबाद से दिल्ली जाना पड़ता है, जिससे कि कई जनता रास्ते में ही मर जाती है और इनकी बहुत ज्यादा इन पे लोगों का एक आक्रोश प्रकट होने लगता है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई। ठीक है, जब इन्होंने देखा कि सोने चांदी की कमी होने लगी है तो इन्होंने जो तांबे के सिक्के रहते हैं और जो लोहे के सिक्के रहते हैं उन्हें एक सांकेतिक मुद्रा के रूप में चला दिए। तो उस चीज का फायदा उठा के लोगों ने अपने घर में ही सिक्के बनाने लगे। जैसे लोहे के सिक्के जो हैं लोग घर में ही बना लेते थे, तो जिससे कि राजस्व में बहुत ज्यादा घाटा होने लगा और आगे चल के इन्होंने इस नीति को भी वापस लिया। इन्हीं के समय में इब्ने बतूता जो मोरक्को के एक निवासी हैं, वो आए हैं मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में और इन्होंने इब्ने बतूता ने जो किताब लिखी है उसका नाम है रहला। और रहला किताब में उसने वर्णन किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसा कैसा शासन किया। ये रहला में इस चीज का वर्णन मिलता है जो कि इब्ने बतूता ने लिखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सा काम किया है, लेकिन वो जनता तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाए। कई प्रकार के सूफी संतों को इन्होंने आश्रय देकर रखा है। जैसे आपने आमिर खुसरो का नाम सुना होगा। तो जो आमिर खुसरो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही सल्तनत को देखने लगते हैं, जबकि और पहले से। ठीक है, जो आपके गियासुद्दीन तुगलक है उनके शासनकाल को भी देखा है और मोहम्मद बिन तुगलक को भी देखा है। तो ऐसे करके 7 सुल्तानों के सल्तनत को देखा है आमिर खुसरो ने। ठीक है, आमिर खुसरो इनके दरबार में भी रहते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये लास्ट में परेशान हो जाते हैं अपनी ही नीतियों से और बाद में जाके जब लोग विद्रोह करने लगते हैं तो इन्हीं के समय पे हरिहर और बुक्का 2 भाई रहते हैं जो आगे चल के विजयनगर साम्राज्य, जो कि गोदावरी नदी के नीचे का जो इलाका है दक्षिण भारत का, विजयनगरम जिसे हम कहते हैं, तो यहीं से हरिहर और बुक्का 2 भाई रहते हैं जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की कैद से आजाद होके एक नया राज्य बना देते थे जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है सॉरी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक
बैठते हैं गद्दी पे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जितनी बड़ी सल्तनत चलाई थी, फिरोज शाह तुगलक के पास उतनी बड़ी सल्तनत नहीं है, क्योंकि विद्रोह बहुत सारे हुए हैं तुगलक के समय, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो सल्तनत है ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है। फिरोज शाह तुगलक के पास दिल्ली और उसके आसपास का इलाका है जहां ये शासन करते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजें करी, जैसे हिसार, आपने हरियाणा में नाम सुना होगा, ऐसे करके हिसार की इन्होंने, फिरोजाबाद की स्थापना की, ऐसे करके बहुत से शहर बसाते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की विशेषता यह है कि इनके दरबार में सबसे ज्यादा बंदी हैं, ठीक है, लगभग 2 से 2.25 लाख बंदी और नौकर, ठीक है, जो ये बंदी होते थे उन्हीं को ये आगे चल के नौकर बना लेते थे, इसलिए सबसे ज्यादा जो नौकर हैं वो फिरोज शाह तुगलक के ही दरबार में हैं, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो है बहुत सा काम कराते हैं, जैसे सरायों का निर्माण कराते हैं, अस्पतालों का निर्माण कराते हैं, कुल मिला के जनता के हित के लिए इन्होंने काम किए हैं। लेकिन इनकी एक नीति रही है कि इन्होंने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया। ये दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया है। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक पहले ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने बजट पेश किया, मतलब अपनी जो वार्षिक आय है उससे कैलकुलेट कराया है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद हम देखते हैं गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। इनका शासनकाल मात्र 1 साल चला, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, इन्होंने कोई ज्यादा काम नहीं किए। फिर अबू बकर शाह, इन्होंने भी 1 साल शासन किया है। मोहम्मद शाह तृतीय 90 से 94, 4 साल शासन करते हैं, लेकिन इनके जो शासन है उनमें कोई दम नहीं रही है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम 1 साल शासन किया है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत 2 हिस्सों में टूटने लगती है और 2 स्वतंत्र शासक उत्पन्न होते हैं। पहले होते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह, जो कि 1394 से 1413 तक इन्होंने शासन किया है, और ये दिल्ली में शासन करते हैं और स्वतंत्र शासक होते हैं। इन्हीं के समानांतर एक और सत्ता चल रही है दिल्ली के पास में, फिरोजाबाद से, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद की स्थापना की और फिरोजाबाद से एक नए शासक जिनका नाम है नसरत शाह, तो नसरत शाह ने फिरोजाबाद में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और ये 2 शासक चले तुगलक वंश के समकालीन, ठीक है। तो तुगलक वंश के अगर हम लास्ट शासक की बात करें तो उसका नाम हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। ये तुगलक वंश के अंतिम शासक हैं, जबकि संस्थापक आपको पता ही है गियासुद्दीन तुगलक थे। इसके बाद हम देखते हैं खिज्र खां। इसके बाद ये होता है कि अव्यवस्था फैल जाती है, क्योंकि शासकों में वैसी दम नहीं है और मंगोल आक्रमण होने चालू हो गए हैं, ठीक है। तो मंगोल आक्रमण हमने देखा कि जो इल्तुतमिश है उस समय चंगेज खां का आक्रमण हो चुका है, जिसका नाम तैमूर रहता है। चंगेज खां का ओरिजिनल नाम तैमूर है और उसी का एक वंशज है जिसका नाम तैमूर लंग है। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि उसका एक हाथ और एक पैर नहीं रहता है, जो कि लड़ाइयों में ही वो उन्हें गवा देता है, ठीक है। अपने एक हाथ और एक पैर के बावजूद जो तैमूर लंग है बहुत बहादुर शासक है, मंगोल से आता है और भारत पे आक्रमण करता है। जब ये भारत पे आक्रमण करता है तो दिल्ली खाली मिलती है इससे, क्योंकि जो शासक होते हैं दिल्ली के वो दिल्ली छोड़ के भाग जाते हैं और कई हफ्तों और कई महीनों तक ये दिल्ली को लूटते हैं और दिल्ली को शमशान घाट में बदल देते हैं। उसके बाद ये अपने ही एक प्रतिनिधि खिज्र खां को दिल्ली की सत्ता सौंप के तैमूर लंग चले जाते हैं वापस से अपने घर, ठीक है, जो कि फरगना समरकंद में रहता है। खिज्र खां जो है सैयद वंश के संस्थापक है। ये सैयद वंश है। 1414 से 1451 4 शासक रहे। खिज्र खां जो है सैयद वंश के संस्थापक है। लेकिन खिज्र खां ने भी, जैसा कि आपने अभी देखा था कि इल्तुतमिश के पहले जो शासक रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली है। ऐसे ही खिज्र खां भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है और सिपह सलार की उपाधि धारण की है, ठीक है। 1414 से 1421 तक इनका शासन रहा है। इसके बाद खिज्र खां का जो लड़का रहता है जिसका नाम है मुबारक शाह, ये स्वतंत्र शासक है। खिज्र खां का जो लड़का है सैयद वंश के स्वतंत्र शासक होते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह बैठते हैं गद्दी पे, और मोहम्मद शाह के बाद जो अंतिम शासक हैं इनका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो है अपनी गद्दी छोड़ के, दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं जौनपुर और वहीं जाके खेती किसानी का काम करने लगते हैं, ठीक है। और सल्तनत से इनका मोह पूरी तरह टूट जाता है और सल्तनत पे ये ध्यान नहीं देते। जबकि बहलोल लोधी जो इनके गवर्नर होते हैं उन्हें बुला के ये दिल्ली सौंप देते हैं और बोलते हैं कि दिल्ली का प्रशासन अब बहलोल लोधी को ही देखना है। तो जैसा हम जानते हैं कि आलम खां जो अंतिम शासक है, इसके बाद जब बहलोल लोधी आते हैं तो बहलोल लोधी एक नया वंश स्थापित कर देते हैं जिसका नाम है लोधी वंश।
लोधी वंश में मुख्यतः 3 शासक रहे हैं। लोधी वंश 1451 से लेके 1526 तक चला है, बाबर के आक्रमण तक। ठीक, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है 1526, वह जब तक ये वंश चलता है। अगर हम लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश के जो संस्थापक हैं इनका नाम है बहलोल लोधी। 1451 से लेके 1489 तक इनका शासन चला है। बहलोल लोधी एक ऐसे शासक थे जो कि मतलब राजा तो थे और शासन भी करते थे, लेकिन कभी राज सिंहासन पे नहीं बैठे। ठीक है, मतलब ये नीचे अपनी एक कालीन बिछा के उस पे अपना दरबार लगाते थे और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहते हैं बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के जो पुत्र होते हैं सिकंदर लोधी, ये एक हिंदू स्त्री से उत्पन्न पुत्र है, क्योंकि बहलोल लोधी ने एक हिंदू स्त्री से शादी की है और सिकंदर लोधी ने भी हिंदू स्त्री से शादी की है। साथ ही साथ ये हिंदू महिला के ही पुत्र हैं। सिकंदर लोधी जो रहते हैं ये बहुत क्रूर प्रकार का शासक रहता है। 1489 से 1517 तक इनका शासन चला है। गजे सिकंदरी जो कि भूमि नापने का एक पैमाना है, जैसा कि अभी हम जानते हैं जो पटवारी वगैरह रहते हैं वो भूमि का नापते हैं, सीमांकन करते हैं, तो जो जरी जो रहती है, जो भूमि नापने की जो एक कड़ी रहती है, उसका प्रयोग सिकंदर लोधी ने करवाया। स्टार्टिंग वहीं से हुई है। और गजे सिकंदरी जो कि भूमि नापने की एक इकाई है, उसको देने वाले सिकंदर लोधी है। साथ ही साथ अगर सिकंदर लोधी की हम बात करें तो इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, सिकंदर लोधी बहुत से काम करते हैं, लेकिन हिंदुओं के प्रति इनकी नीति कड़क रही है, मतलब बहुत ज्यादा सख्त रही है। इसलिए हिंदू जो जनता थी वो इनके शासनकाल में उतनी प्रसन्न नहीं थी। इसके बाद जो लास्ट शासक है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का ही पुत्र है। 1517 से 1526 तक इसका शासन चला है। इब्राहिम लोधी के समय ही राणा सांगा एक व्यक्ति रहते हैं जो कि मेवाड़ के शासक हैं, और उन्होंने इब्राहिम लोधी को एक युद्ध में, खतौली के युद्ध में परास्त करा है। और इब्राहिम लोधी को वो चाहते हैं कि दिल्ली जो है राणा सांगा अपने कब्जे में करना चाहते हैं, इसलिए वो बाबर को आमंत्रण पत्र देते हैं। बाबर जो है समरकंद में रहता है। ठीक है, मध्य एशिया में पड़ता है समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका है, उसके ऊपर का इलाका वो समरकंद कहलाता था। वहां का एक शासक है बाबर। बाबर को ये आमंत्रण पत्र देते हैं कि आए और भारत पे आक्रमण करें, क्योंकि जैसा इन्होंने देखा होता है राणा सांगा ने कि जैसे मोहम्मद गौरी आए, महमूद गजनवी आए, तो ये मुसलमान जो बाहर से आते थे आक्रमणकारी, ये आते थे भारत में, युद्ध करते थे, भारत को लूटते थे, सोना चांदी लूटते थे, मंदिरों को ध्वस्त करते थे और वापस चले आते थे अपने प्रदेश। तो इब्राहिम लोधी को हटा के राणा सांगा ये चाहते थे कि बाबर एक बार दिल्ली पे कब्जा कर ले, और इब्राहिम लोधी जब हट जाएगा तो राणा सांगा बाबर से बात करके उसे कुछ धन देके उसे वापस समरकंद भेजा देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और यहीं से इतिहास टर्न मार जाता है, पूरा टर्न हो जाता है, और दिल्ली सल्तनत के बाद बाबर आ जाता है, और बाबर के बाद मुगल वंश चालू हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी एक सल्तनत चलने वाली है। तो इब्राहिम लोधी ने 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, जिसमें इब्राहिम लोधी और बाबर का आमना सामना हुआ है। इब्राहिम लोधी के बाद बहुत विशाल सेना है इब्राहिम लोधी के पास, लेकिन बाबर जो है बहुत ही एक्सपर्ट शासक होता है, खासकर युद्ध करने में उसे महारत हासिल होती है। और सबसे मेन जो इनकी हार का परिणाम होता है वो होता है गन पाउडर का इस्तेमाल। बाबर जो है बचपन से ही कई सारे युद्धों में भाग लिया हो चुका रहता है, इसलिए उसे पता रहता है कि गन पाउडर जो रहता है जिसे हम तोप में इस्तेमाल करते हैं, तो तोपों में जो गन पाउडर का इस्तेमाल चालू किया वो बाबर ने चालू किया, और उसकी तोपों का सामना इब्राहिम लोधी की सेना नहीं कर पाती है और इब्राहिम लोधी घुटने टेक देते हैं। साथ ही साथ उसी युद्ध में इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी जाती है और बाबर जो है दिल्ली पे, आगरा पे और आसपास के इलाकों में कब्जा कर लेता है, और यहां तक आपकी दिल्ली सल्तनत चली है। यहीं ये उनके लास्ट शासक हैं। ठीक है, इसके बाद अब जब हम अगले लेक्चर्स में आएंगे तो उसमें हम देखेंगे मुगल काल को। ठीक है, तो ये थी आपकी दिल्ली सल्तनत के 2 वीडियो लेक्चर्स। इसके पहले वाला पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। अगर आपको हमारी जानकारी पढ़ाने की टेक्निक पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।